तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो नवीन सर की जो सीरीज चला रहे थे उसका हम सेट नंबर 5 का जो है सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि सेट नंबर 5 का जो है सुपरफास्ट रिवीजन है, जो कि सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए क्लास चल रही है। पहला क्वेश्चन ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1991-92 में होती है। इसमें जो है राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। सबसे पहले किसे मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को ये सबसे पहले दिया गया था, जो कि एक चेस प्लेयर है, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी है। और यही पहले ग्रैंड मास्टर है, कौन, विश्वनाथ आनंद। और इन्हें 1991-92 में जो है अवार्ड दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है, तो विश्वनाथ आनंद की है, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर थे। पहली महिला की बात कर लेते हैं। पहली महिला कौन सी थी जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो वो है कड़म मल्लेश्वरी, जिनको 1994-95 में खेल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित थी। दूसरी वुमेन कौन सी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, तो 1995 और 96 में कुंज रानी देवी को सेकंड नंबर की वुमेन थी जिन्हें अवार्ड दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम कर दिया गया है किसका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। और ये कब किया गया है, तो 6 अगस्त 2021 को किया गया है, यानी कि 7 अगस्त को भाला फांक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके एक दिन पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नाम परिवर्तन कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति तो विश्वनाथ आनंद हो गए चेस प्लेयर में। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो गीत सेठी थे। कौन थे, गीत सेठी थे, जो कि स्नूकर से संबंधित है। स्नूकर एक खेल होता है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से होता है। 2023 में किसको किसको मिला है, तो सात्विक साई शेट्टी और चिराग शेट्टी, जो कि किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। इन दोनों लोगों को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि 2021 में इसका नाम चेंज हो गया था, इसीलिए अब हम इस चीज को बोल रहे हैं। सबसे यंगेस्ट कौन पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला है, तो अभिनव बिंद्रा थे, जिन्हें 2001 में राजीव गांधी, क्यों अब राजीव गांधी क्यों बोला, क्योंकि इसका नाम तब राजीव गांधी था। इनकी अभिनव बिंद्रा की एक पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2008 में गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक में। क्या जीता था, 2008 में गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक में। पहले क्रिकेटर कौन थे, तो पहले क्रिकेटर जो है वो सचिन तेंदुलकर थे। पहले टेनिस प्लेयर कौन थे, तो लिएंडर पेस जो है वो पहले टेनिस प्लेयर थे। फर्स्ट हॉकी प्लेयर कौन थे, तो धनराज पिल्ले जो है पहले हॉकी प्लेयर थे। फर्स्ट बैडमिंटन की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट बैडमिंटन कौन थे, तो गोपी चंद्र थे, जिनका पूरा नाम क्या है, पुलेला गोपी चंद्र था। पहली महिला बैडमिंटन की बात कर लेते हैं, तो पहली महिला बैडमिंटन जो है वो साइना नेहवाल थी। पहले पोरो पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं। पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन थे, तो पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया थे। और देवेंद्र झांझरिया किससे संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। और अभी आपको बताया कि भाला फेंक दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाते हैं। पहले पैरा ओलंपिक महिला में आ जाते हैं, तो महिला में कौन है, तो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। शॉर्ट पुट आप सभी ने देखा होगा खेलते हुए, तो इसकी कौन है, दीपा मलिक है। कौन है, दीपा मलिक इसकी है। क्या, दीपा मलिक जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, तो टिंटला कहाँ का है, टिंटला जो है वो नागालैंड का है। कामायचा की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान का है। अलगोजा की बात कर लेते हैं, तो ये राजस्थान और पंजाब दोनों जगह पे बजाया जाता है। असम की बात कर लेते हैं, तो असम में कौन सा, गोगोना, जो कि बिहू फेस्टिवल के दौरान बजाया जाता है। किसके, बिहू फेस्टिवल के दौरान बजाया जाता है। ये डक्का की बात कर लेते हैं, ये केरल में मनाया जाता है। बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार से संबंधित कौन सा है, तो पखावज है। कौन से है, पखावज है। सुआंग की बात कर सॉरी खुआंग की बात कर लेते हैं, तो खुआंग कहाँ का है, ये मिजोरम का है। चिंकारा कहाँ का है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, तो ये कहाँ बजाया जाता है, ये एमपी और राजस्थान वाले एरिया में बजाया जाता है। बिहू हमने आपको 3 बताए थे, बोहाग बिहू, कोंगाल बिहू और भोगाली बिहू। बोहाग बिहू जो है ये कब मनाया जाता है, ये अप्रैल माह में मनाया जाता है, जो कि न्यू ईयर कहलाता है किसका, असम का। और कोंगाली बिहू की बात कर लेते हैं, तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली बिहू जो है ये कब मनाया जाता है, ये जनवरी माह में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। शास्त्रीय भाषा की बात कर लेते हैं, तो प्राचीन सबसे सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो तमिल जो है ये सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया गया है। कब, 2004 में। 2005 में जो है वो संस्कृत को दिया गया है। मलयालम को 2013 में दिया गया है। उड़ीसा को 2014 में दिया गया है। कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों को 2008 में जो है वो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अभी लगभग 15 दिन पहले जो है वो 5 भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा और दिया गया है। कब, 5 अक्टूबर 2024 को। आज लगभग 17 तारीख होगी, 17 यानी कि 15 दिन पहले, 15 नहीं 12 दिन पहले ही अभी हुए हैं। तो मराठी, पाली और प्राकृत तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बाकी असमिया और बंगाली, इन पांचों को जो है वो शास्त्रीय भाषा के रूप में जो दर्जा है
लगभग अभी जो दर्जा है वो दे दिया गया है कब 5 अक्टूबर 2024 को, किसको? पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी को, इन 5 को। तो अब कुल टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई है? 5 तो ये हो गई, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो 11 भाषाएं हो गई हैं। ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, ना कि आप शास्त्रीय नृत्य समझ के 8 लगा दो। क्वेश्चन को आपको सही तरीके से पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पॉलिटी में आ जाते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में हो रही है। आपने एक ट्रिक सुनी होगी, पकानी कोका देव दसम, यानी कि जो 52 में है वो क्या है? वो पद है राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है कि वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। किसका होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा। 54 में क्या है? उसके निर्वाचन की प्रक्रिया बताइए कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेंगे, और दिल्ली और पौंडुचेरी के जो निर्वाचित, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको उनको जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की जो है अनुमति दी जाती है। 55 में क्या है? कोटा है। 56 में क्या है? कार्यकाल है। 57 में क्या है कि दोबारा उसकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर भारत में कोई एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो दोबारा उसको नहीं बनाया जाएगा, तो दोबारा भी उसको बना सकते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है? योग्यताओं के बारे में बात करता है। आर्टिकल 59 क्या कहता है? दशाएं के बारे में। आर्टिकल 60 क्या कहता है? शपथ के बारे में। राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग के बारे में बात करता है। किसके बारे में? महाभियोग के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति अगर क्षमादान देता है किसी भी व्यक्ति को, क्षमादान का मतलब ऐसा नहीं कि कोई उससे गुस्सा है तो क्षमादान, जिसको मृत्यु दंड मिला हो उसकी जो है मृत्यु को रोक सकता है। ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो सिर्फ मृत्यु को नहीं रोक सकता है, उसकी एक्सटेंड कर सकता है। जो मृत्यु सजा मिली हुई है उसको एक्सटेंड करने का काम है उसका, बस। लेकिन जो क्षमादान है वो कौन कर सकता है? मृत्यु को रोक कौन सकता है? तो राष्ट्रपति जो है उसको रोक सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 72 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को सलाह किस अकॉर्डिंग देता है? तो सुप्रीम कोर्ट को जो सलाह है वो आर्टिकल 143 के तहत में राष्ट्रपति देता है। जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 जो है वो जमानत राशि होती है। जमानत राशि का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी पर्सन है अगर चुनाव लड़ता है तो उसको पहले 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद में ही जो है वो चुनाव लड़ सकता है। और इसकी शुरुआत जो है वो कब से होती है? तो 1997 से इसकी जो शुरुआत है वो होती है। महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो महाभियोग अभी बताया कि आर्टिकल 61 में जो है वो महाभियोग है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से जो है इसकी प्रक्रिया ली गई है। 1/4 मेंबर जो है इसके साइन कर सकते हैं, मेंबर जो है साइन कर देंगे तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग मतलब किसी भी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। किसी भी सदन से 2/3, देखो मेंबर की बात आएगी तो 1/4, और किसी भी सदन की बात करें तो सदन से मेंबर कितने होने चाहिए? 2/3 मेंबर जो है वो पास होने चाहिए। नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है, जो कि आर्टिकल वित्त आयोग किसमें है? तो 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जिसमें वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं? तो एक तो अध्यक्ष होता है, बाकी 4 जो है उसमें उसके साथ में उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के सीएम जो है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उनके जो सीएम को, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर का आज सुबह ही शायद कोई मुस्लिम से जो है एक पर्सन, अभी नाम तो एग्जैक्टली एक वन टाइम ही पढ़ा है तो याद नहीं आ रहा मुझे, उसको बनाया गया। तो वो किसके द्वारा बनाया गया होगा? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको नियुक्त किया गया होगा। ठीक है, कैग जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में जानते हैं, इसकी नियुक्ति, वैसे तो कैग का जो वर्डन है वो 148 में बोला गया है, यानी किस आर्टिकल के तहत होता है कैग का जो वर्डन है वो? तो 148 के तहत कैग जो है वो होता है। ठीक है, इसके गवर्नर, सीईओ और ओईसी, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले जो है वो आनंदीबेन पटेल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का जो है क्या बोलते गवर्नर के रूप में नियुक्त कुछ टाइम के लिए किया गया था। फिर बाद में जो है वो चेंज कर दिया गया। ये चेंज होते रहते हैं गवर्नर जो है, क्या पता कहो एक दिन में कहो सारे स्टेट के चेंज करते हैं। तो इनको तभी पढ़ना कि कौन सी स्टेट के कौन है जब एग्जाम के मात्र 15 दिन पहले बचे। ठीक है, तो गवर्नर अभी पढ़ना तो सही नहीं है, जब एग्जाम के 15 दिन बचे तभी गवर्नर को एक बार देख लेना, क्योंकि रेलवे जो है वो एग्जाम में पूछ सकती है कि कहाँ के कौन गवर्नर है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, महान्यायवादी जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 76 में आता है पीएम। लोकसभा को सस्पेंड कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं, 250 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, उनमें से 12 मेंबर को जो सिलेक्ट करने की प्रक्रिया होती है वो किसके हाथ में होती है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। वित्त विधेयक पर पुनर्विचार कौन कर सकता है? तो वित्त विधेयक पर जो पुनर्विचार करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। ये सभी राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही थी, कौन इसकी नियुक्ति करता है। संयुक्त अधिनियम कौन बुलाता है? जिसको हम संयुक्त बैठक के रूप में जानते हैं, जो कि आर्टिकल 108 ये कहता है कि संयुक्त बैठक को जो है बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। लेकिन उसके जो अध्यक्ष बनता है वो अध्यक्ष कौन बनता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो तो इसके अध्यक्ष बनते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है?
तो ओम बिरला जो है वो वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा के उपाध्यक्ष बन सकते हैं अगर ये नहीं है तो। अगर ये नहीं है तो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन बनेगा? लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो बनेगा। अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो कौन बनेगा? तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो बनेगा। पहले लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष बनेंगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो कौन बनेगा? तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो बनेगा। प्रभ हुसैन फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो इनके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे, प्लस एक वाजपेयी यज्ञ करवाया गया था, जो कि किससे संबंधित है? ये वाकाटक वंश से संबंधित है। कौन? प्रभु सेन। कौन? प्रभु सेन जो है ये वाकाटक वंश से संबंधित है, और वाकाटक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो विंध्य शक्ति जो है इसके संस्थापक है। और वाकाटक वंश की जो राजधानी थी वो वत्स गुल्मा थी। कौन थी? वत्स गुल्मा इसकी राजधानी थी। किसकी? वाकाटक वंश की। भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले जो है वो ईरानी आते हैं, फिर यूनानी आते हैं। कौन आते हैं? यूनानी आते हैं। फिर इंडो ग्रीक आते हैं जिसको हम हिंद यूनानी के रूप में जानते हैं। फिर शक आते हैं, पल्लव, फिर कुषाण, उसके बाद में अरब, और उसके बाद में तुर्क। सबसे अंतिम में जो है वो तुर्क आते हैं। और सबसे पहले कौन आते हैं? तो ईरानी आते हैं। सिक्कों की बात कर लेते हैं कि कुषाणों ने जो सिक्के हैं वो कौन कौन से चलवाए हैं? तो तांबे सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे। कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो चलवाए थे। और कनिष्क जो है वो गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 एडी में जो है वो कनिष्क गद्दी पर बैठता है। सिक्कों का नाम, सिक्कों पर जो नाम है वो किसने डलवाया था? तो कुषाण वंश के एक शासक थे रुद्रदमक, इन्होंने जो है सिक्कों पर नाम डलवाया था। अब लेखों की बात कर लेते हैं तो नासिक में कौन सा जो नासिक में अभिलेख है वो किसने बनवाया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है वो नासिक का अभिलेख बनवाया। हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने बनवाया? तो खारवेल ने बनवाया है। भीतरी अभिलेख की बात कर लेते हैं तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया जाता है। ग्वालियर के अभिलेख की बात कर लेते हैं तो ये मेहर भोज के द्वारा बनवाया गया था। मथुरा की बात कर लेते हैं तो हुनिस्क के द्वारा जो है मथुरा का जो अभिलेख है वो बनवाया गया था। गिरनार की बात कर लेते हैं तो रुद्रदामन फर्स्ट ने जो है वो गिरनार का अभिलेख बनवाया था। रत्तक की बात कर लेते हैं तो ये कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। मंदसौर की बात कर लेते हैं तो ये कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। एरर अभिलेख की बात कर लेते हैं तो बुद्धगुप्त, जिसको हम भानुगुप्त के रूप में भी जानते हैं। काठियावाड़ी अभिलेख किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो रुद्रदामन के द्वारा। ये भी काठियावाड़ी का जो है ये रुद्रदामन है। रुद्रदामन फर्स्ट जो है वो ये गिरनार वाले हैं। ठीक है। तमिल की बात कर लेते हैं। तमिल महाकाव्य, तो तमिल महाकाव्य कौन सा है? तो शिल्पाधिकारम एवं मणि मेखले। शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंग्लो इलंगो उदिगल के द्वारा जो है वो शिल्पाधिकारम लिखा गया है। और मणि मेखले किसके द्वारा लिखा गया है? तो सतनार के द्वारा जो है वो मणि मेखले लिखा गया है। इनकी 2 पुत्री थी। किनकी? इनकी मणि मेखले की। तो कौन सी थी? एक तो थी कोवलन और दूसरी थी कौन सी? माधवी। और इनकी शिल्पाधिकारम यानी कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलंगो आदिगल थे। ठीक है। कोवलम और कनंगी जो है इनकी पुत्री थे। नुपुर की कहानी इसमें आती है। किसमें? शिल्पाधिकारम में। ठीक है। किसकी कहानी आती है? नुपुर की कहानी आती है। तोलक पियम की बात कर लेते हैं तो तोलक पियर जो है वो तोलक पियम के लेखक है। तुरुक्कुरल की बात कर लेते हैं तो तुरुक्कुबलूर जो है इनके लेखक हैं। ये दोनों तो आपको याद हो जाएंगे। तोलक पियम की तोलक पियर है और तिरुक्कुबरल की है कौन से? तिरुवल्लूर। कौन से? तिरुवल्लूर। तिरुक्कुरल की है। ठीक है। इनको याद रखना है। किसको? मणि मेखले की सतनार है और शिल्पाधिकारम किसकी है? इलंगो आदिगल की है। आदिगल है ये, आदिगल। ठीक है। तमिल साहित्य की बात कर लेते हैं तो तमिल साहित्य 3 संगमों में बटा हुआ है। एक तो मदुरई, दूसरे कपाटपुरम और तीसरे मदुरई में। ठीक है। तमिल साहित्य कितने संगम में बटा हुआ है? तो 3 संगम में बटा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो हम्पी नदी, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? हम्पी थी। लेकिन जो नदी थी वो कौन सी थी? तो तुंगभद्रा जो है इसकी नदी थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 जो वंश है वो आते हैं। कौन कौन से वंश थे? तो एस सस्ता याद रखेंगे, SSTA। कौन सा? सस्ता याद रखेंगे। पहला आता है संगम वंश, दूसरा आता है सुलभ वंश, तीसरा आता है तुलुप वंश और चौथा आता है अरावली वंश। कौन सा? अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजय कैसी हो गई? सस्ती विजय हो गई। संगम वंश का कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 1336 से लेकर 1485 जो संगम वंश का कार्यकाल चलता है। तुलुप वंश की, सॉरी, सुलभ वंश की बात कर लेते हैं तो 1485 से लेकर 1505 तक जो है वो सुलभ वंश चलता है। उसके बाद में आता है तुलुप वंश। तुलुप वंश जो है वो 1505 से 1570 तक चलता है। और अराबिडू जो वंश है वो 1570 से लेकर 1449 तक चलता है। संगम वंश के संस्थापक जो है वो हरियर और बुक्का है। कौन है? हरियर और बुक्का है, जिसमें हरियर जो है उसके राजा बनते हैं किसके? संगम वंश के। सुलभ वंश की बात कर लेते हैं तो नरसिम्हा सुलभ जो है, नरसिम्हा सुलभा जो है ये सुलभ वंश के संस्थापक थे। तुलुप वंश की बात कर लेते हैं तो वीर नरसिंह जो है वो तुलुप वंश के संस्थापक थे। और अराबीडू की बात कर लेते हैं तो अराबीडू के संस्थापक जो है वो तिरुमाला है। कौन है? तिरुमाला है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी है। बायोस्फीयर रिजर्व एक भी नहीं है। कहां पर एक भी नहीं है? तो आंध्रा में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। करिमपुंजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो ये केरल में स्थित है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं, ये भी केरल में स्थित है। वायनाड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं, ये भी केरल में स्थित है। नागरहोल और बांदी ये कहाँ पर है? ये केरल में, सॉरी ये कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल और बांदी। मुकुर्दी, मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है कुछ टाइम पहले एक अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो पूछ सकते हैं, मुद्दुमलाई भी पूछ सकते हैं, मुकुर्दी, ये कभी सभी कहाँ के, ये तमिलनाडु के नेशनल पार्क है। ओजोन की बात कर लेते हैं, तो ओजोन हेलो क्या है? तो ओजोन परत में जो घटाव है वो ओजोन होलो कहलाता है, ठीक है। इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापते हैं? तो डॉप्सन इकाई जो है, इससे जो है वो ओजोन परत मोटी हो रही है, पतली हो रही है, किस तरीके से हो रही है, इसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो डॉप्सन कहते हैं। इस चीज को याद रखना, डॉप्सन इकाई होती है ओजोन परत को मापने की। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को ये चीज मनाते हैं, ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस के लिए जो प्रोटोकॉल चलाया गया था वो कौन सा प्रोटोकॉल था? तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल चलाया गया था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये चलाया गया था। हाँ, ओजोन हवामंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जीडब्ल्यू केंट मूर के द्वारा 2005 में जो है वो ओजोन परत को खोजा गया था, ठीक है। और ओजोन परत को हानिकारक कौन पहुंचाते हैं? तो फ्रियोन गैस जो है, जो फ्रिज से निकलती है, और जो फ्रियन गैस है, ये सबसे ज्यादा क्षति जो है वो ओजोन परत को पहुंचाती है, जो एसी और फ्रिज से सबसे ज्यादा निकलती है। 16 मई 1985 को ओजोन में छिद्र जो है वो किसने ढूंढा था? तो फामन, गार्डनियर और संकालन ने जो है 1985 में ये बोला था कि ओजोन में जो है वो छिद्र है। और कब बोला गया था? तो 16 मई 1985 को बोला गया था। इसीलिए जो है वो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। अभी ऊपर चीजें हमने बताई थी। अंतर शासकीय पैनल की बात कर लेते हैं, जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के मतलब बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अंतर शासकीय पैनल। इसकी स्थापना जो है वो 1988 में होती है। और किसके द्वारा होती है? तो यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा जो है, जिसको डब्ल्यूएमओ को क्या बोलते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। यूएनईपी की का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है, जिसकी स्थापना 1972 में होती है। वायु प्रदूषक की बात कर लेते हैं, तो प्राथमिक जो है वायु प्रदूषक कौन होते हैं? जो सीधे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। सीधे इन्वायरमेंट को प्रभावित कौन करते हैं? जैसे आग है, धुंध है। अभी कुछ टाइम पहले जो है वो पंजाब में धुंध को लेकर, कि धुंध जो है वो नहीं नहीं, धुंध नहीं, धुंध होती कैसे है? जो अपन गेहूं कट करते हैं ना, उसके नीचे जो रह जाती है, उसको जलाने से जो है वो धुंध पैदा होती है। तो इसको जलाने के लिए मना किया गया था। शीशा जो है, शीशा को डायरेक्ट जलाने पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी सीधा प्रभाव जो है वो करती है। द्वितीय क्या होती है? जो प्राथमिक वजह से निकलते हैं, जो प्राथमिक वजह से निकलते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है। ये देखो ओजोन आ गई। ओजोन क्या होती है? O3 होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होती है, O2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो CO2 होती है। H2SO4 है, एसओ SO3 है। वायु संरक्षण एक्ट कब आता है? तो वायु संरक्षण एक्ट जो है वो 1981 में आता है। जैव निम्नीकरण की बात कर लेते हैं, तो रबर, लकड़ी, कागज और घास जो है ये जैव निम्नीकरण में आते हैं, जो आसानी से अपघटित, अपघटित का मतलब है जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए, ठीक है, उसी को हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। निम्नी से याद रख सकते हैं कि निम्नी एकदम मतलब बराबर हो जाए। चाय उत्पादक में कौन सा स्टेट सर्वप्रथम है? तो असम जो है वो चाय उत्पादक में सर्वप्रथम है। साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं, तो साउथ इंडिया में कौन है? तो तमिल जो है वो साउथ इंडिया में है। चाय बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो चाय बोर्ड हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर जो है वो पश्चिम बंगाल है। भारत का स्थान चाय उत्पादक में कौन सा है? तो सेकंड नंबर पर है। और फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर जो है वो चाइना है। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो ये 2019 से मनना शुरू हुआ, जो कि 21 मई को मनाया जाता है। क्या? 21 मई को मनाया जाता है। क्रांति की बात कर लेते हैं, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से संबंधित है। और नीली क्रांति लेकर कौन आए थे? तो अरुण कृष्ण जो है नीली क्रांति लेकर आए थे। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है कौन लेकर आए थे? तो सैम पित्रोदा जो है वो लेकर आए थे। और सैम पित्रोदा है कौन? ये संचार क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसको? सैम पित्रोदा को। भूरी की बात कर लेते हैं, तो ये चमड़ा से संबंधित है। हरित क्रांति की बात कर लेते हैं, तो ये खाद्यान्न से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं, तो ये प्याज और झींगा से संबंधित है। गोल की बात करते हैं, तो ये आलू से संबंधित है। व्हाइट यानी कि श्वेत किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध से संबंधित है, यानी कि दूध से संबंधित है। और ये किसने चलाया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो ये वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970 में चलाया जाता है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मांस और टमाटर से संबंधित है। रजत क्रांति की बात कर लेते हैं, तो ये अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात कर लेते हैं, तो ये फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। बागवानी, बागवानी किसको बोलते हैं? जो अपन लोग सब्जी वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं। ग्रे किससे संबंधित है? तो उर्वरक से ये संबंधित है। किसमें? यानी कि अलग अलग किस्में होती हैं, धान की किस्में होती हैं, गेहूं की किस्में होती हैं, ठीक है।
चने की किस्में होती है, सबकी किस्में जो है वो अलग-अलग होती हैं। तो पहले धान्य की बात कर लेते हैं जिसको हम सीरियल भी कहते हैं। देखो जया, पद्मा, कृष्णा, पूसा, अमन, सुगंध ये सब किसकी है? धान की वैरायटी है। कौन-कौन सी? अमन, सुगंध, ठीक है? और कृष्णा, पूसा, जया ये सभी इसकी हैं। गेहूँ की बात कर लेते हैं तो अर्जुन, सोनालिका, सोना, कल्याण, सोना, सोनालिका और अर्जुन ये किसकी किस्में है? तो ये गेहूँ की है। मक्के की बात कर लेते हैं तो शक्तिमान, श्वेता और कंचन ये किसकी है? ये मक्के की है। अरेबिका और रोबिस्टा ये किसकी है? तो ये कॉफी की किस्में हैं। लॉन्ग स्टेपल की बात कर लेते हैं तो ये कपास की जो है किस्म है। रबी की बात कर लेते हैं तो रबी जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसलें बे है जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों ये सभी जो है वो रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की बात कर लेते हैं तो धान, बाजरा, मक्का, कपास, शकरकंद और ज्वार। जायद की फसलें जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सभी किसकी है? ये सभी जायद की फसलों में आते हैं। फ्रेंच क्रॉप क्या कहलाता है? तो अंतर्वर्ती फसल जो है इसको हम फ्रेंच क्रॉप को कहते हैं, जिसमें क्या होता है दो मुख्य ऋतु की फसलों के बीच को हम फ्रेंच क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? दो मुख्य ऋतु के फसलों के बीच को हम फ्रेंच क्रॉप कहते हैं, जो कि जल्दी पकने वाली फसल होती है। जल्दी पकने वाली फसल कैसी होती है? एग्जैक्टली मुझे जल्दी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि कोई जल्दी पकने वाली फसल होगी। ठीक है? नाइट्रोजन लीचिंग को कम करना इसी का अंतर्वर्ती फसल का काम होता है। अंतर्वर्ती फसल होती कौन कौन सी है? तो उड़द और मूल जो है वो अंतर्वर्ती फसल में आती हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आपको बता दें कि इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट की 40 क्वेश्चन कराते हैं। तो 40 क्वेश्चन जो है उसमें साइंस और किसका पोर्शन छूट रहा है? अभी साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो छूट रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लिखना है तो आप अपने हाथ से खुद ही लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।